हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये साइंस एनसीईआरटी की क्लास है जिसमें हम क्लास 7th को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7th का आज 10वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 चैप्टर को डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने वो ना देखा हो वीडियो तो पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए, तभी आगे की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि सारे ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और उससे पहले हमने 6th क्लास की साइंस एनसीईआरटी को डिस्कस किया था। पूरा 16 चैप्टर थे और चैप्टर वाइज सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो वो सारे वीडियो जाके प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है 6th क्लास और 7th क्लास। इन दोनों ही प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, तभी आगे की चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा क्लियर होंगी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ये आपके आगामी सभी एग्ज़ाम, जैसे कि अभी सीटेट एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा तो ये सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एनसीईआरटी का सिलेबस। बाकी टीजीटी, यूपी टीजीटी का भी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, तो वहाँ के लिए भी जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ एसएससी, रेलवे, बैंक, केवीएस, JSSB, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है साइंस का बहुत ही हेल्प देने वाला है आपको आपके एग्ज़ाम में। इसलिए इन वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। अगर अच्छा लग जाता है तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, हम उन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी साइंस के साथ साथ आपको एनसीईआरटी के अदर किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए जो कि इसके साथ लग रहा हो कि वो उसकी भी क्लास चले, तो आप कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके साथ साथ उस क्लास को भी शुरू करें। तो अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज जो 7th क्लास की साइंस है उसका 10वां चैप्टर रहेगा। जैसा कि चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है, जीवों में श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत थोड़ी सी समरी की बात की जाए तो इसमें हम जो भी जीव होते हैं, जलीय जंतु हो गए, स्थलीय जंतु हो गए, ये कैसे श्वसन लेते हैं, मानव हो गए, श्वसन की प्रोसेस को जानेंगे कि ये किसके द्वारा श्वसन लेते हैं, कैसे श्वसन लेते हैं, या जो ऑक्सीजन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये सभी चीज़ें हम जानेंगे कि बिना श्वसन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हों। सब में अपनी श्वसन की प्रोसेस होती है, श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन का एक रेट होता है। तो ये सारी ही चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे। तो अब बात आती है कि हम श्वसन करते क्यों हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है यही है कि हम श्वसन करते क्यों हैं। तो सभी सूक्ष्म जीव, सभी जो जीव हैं सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है, काफ़ी बेसिक चीज़ है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे इन दोनों ही पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है कि A cell is the smallest structural and functional unit of an organism। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में बना हुआ है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जीव की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का है कि कोई भी काम करिए, उस काम को करने के लिए अपने हाथ पैर भी आपको चलाना है, हिलाना है, तो आपको ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होगी। बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अब ये ऊर्जा आती कहाँ से है, सवाल ये उठता है।
तो जो भोजन में संचित ऊर्जा होती है, जो भोजन हम करते हैं उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी बॉडी को, हमारी सेल्स को उसी से एनर्जी मिलती है। तो आगे बताया गया है कि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसी के थ्रू भोजन के माध्यम से सभी जीवों को एनर्जी मिलती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से। इसके बाद क्या होता है, हम जो अंदर से नाक के द्वारा छोड़ते हैं हवा को, उसमें ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। तो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं यही ऑक्सीजन जो है भोजन की जो विखंडन की प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑक्सीजन इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आगे बताया गया है कि इस प्रोसेस को, जो ये विखंडन की प्रोसेस होती है, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसे ही हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो एयर है वो द एयर वी ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हेल्प करता है फूड के ब्रेक डाउन में। इसी ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलों में जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इसे ही हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके द्वारा हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज जो कि भोजन के रूप में संचित होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये डिफिनेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन की। क्या बताया गया है कि इन द सेल द फूड इज ब्रोकन down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. इसके बाद बताया गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। मतलब ये प्रोसेस जो है भोजन के विखंडन की, ब्रेकडाउन ऑफ फूड की, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हो सकता है। यह प्रक्रम, अगर ये फूड की जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो इसे क्या कहेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन कहेंगे। और अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तब इसे हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो आगे इसी चीज़ को केमिकल फॉर्मूले के द्वारा समझाया गया है कि जो ग्लूकोज है, जिसे जो हम भोजन लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में संचित होता है हमारी बॉडी में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो ग्लूकोज होता है
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के उपयोग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है वो रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद बताया गया है कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन की नहीं, वायु की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि वायु जो है, ऑक्सीजन जो है वो भोजन के वो हमें एनर्जी प्रदान करती है बेसिकली। तो अब ऐसे जीव जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह रहे हैं, उन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ऐसे जीव एनएरोबिक रिस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी को प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को हम एनएरोबिक जीव कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्हें क्या कहते हैं हम? एनएरोबिक मतलब अवायवीय जीव कहते हैं। ये एयर के अब्सेंस में भी एनर्जी का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। तो ऐसे जीव, जैसे कि हमने यहाँ पे किसकी बात की? हमने यहाँ पे ईस्ट की बात की है और किसकी बात की ऊपर? तो ऐसे जीव जो बिना वायु के अनुपस्थिति के एनर्जी को प्राप्त करते हैं, जैसे ईस्ट को बताया गया है। तो अब इनमें जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई है, इनमें कैसे ये रिएक्शन होता है? तो ऐसे जीव जो वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाते हैं। इस चीज़ को ये एक समीकरण के द्वारा बताया गया है कि ग्लूकोज जो ये भोजन लेंगे ग्लूकोज के रूप में, इनमें भी रहेगा। ये बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए हुए इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में, ऊर्जा में। तो इस तरह से ईस्ट जैसे जीव जो कि बिना वायु के जीवित रहते हैं, उनमें फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में होता है। जबकि जो वायु की उपस्थिति में भोजन एनर्जी को प्राप्त करते हैं, उनमें हमने देखा कि इनका ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के उपयोग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में ब्रेक डाउन होता है। तो ये दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद ऊपर ईस्ट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ईस्ट जो है ये एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग वाइन और बियर बनाने के लिए होता है। तो ईस्ट जो है इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे जो है वो वाइन और बियर बनाने तक की प्रोसेस की जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो ईस्ट है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि दे रिस्पायर एनाएरोबिकली। तो ये दो पॉइंट ईस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे काम की चीज़। आगे बताया गया है कि हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं। तो यहाँ पे है कि हम मनुष्यों की जो मसल सेल्स होती हैं वो भी रिस्पायर कर सकती हैं एनाएरोबिकली, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। तो कई बार जब हमारी बॉडी में किसी भी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ये हमारी बॉडी की जो मसल सेल्स होती हैं वो एनाएरोबिकली जो है वो रिस्पायर करती हैं, मतलब एनाएरोबिकली वो श्वसन करती हैं, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही करती हैं। बहुत देर तक जैसे आप व्यायाम करिए, तेज़ी से दौड़ते, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए
अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। तो जब भी आप जैसे जिम में हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या कोई भारी सामान उठा रहे हैं, ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो ऐसे वक्त आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त क्या होता है कि आपकी बॉडी जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्सीजन को बॉडी तक नहीं पहुंचा पाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मसल्स जो है वो एनएरोबिकली रिस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं। तो यही चीज़ लिखी है कि ऐसी स्थितियों में जो पेशी कोशिकाएं हैं वो अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। तो अब मसल्स में ये प्रोसेस कैसे होती है देख लीजिए कि जो हमारी पेशी मसल्स में जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूटता है। तो हमारी मसल्स में लैक्टिक अम्ल जो है वो संचित रहता है, और ऐसे वक्त जब आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उस वक्त हमारी बॉडी को इससे ऊर्जा मिल जाती है और ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाता है। तो ये भी जो ये केमिकल रिएक्शन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में ब्रेक डाउन होता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे रिएक्शन एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब आगे बताया गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो ये चीज़ आप फील भी किए होंगे जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपकी मसल्स में जो है वो जो ऐंठन थोड़ा सा फील होता है, आपकी मसल्स जो खिंचने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको आगे बताया गया है कि जो मसल्स हैं वो क्रैम्प्स क्यों करती हैं आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो यहाँ भी बताया गया है कि ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। मतलब ये ऐंठन जो है ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और आपकी मसल्स उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रही हैं, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही हैं आपको एनर्जी देने के लिए। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि ऐंठन तब होती है जब पेशियाँ जो मसल्स हैं वो अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो ये जो लैक्टिक अम्ल का स्टोरेज होता है मसल्स में, ये क्या करता है, ये इसका निर्माण कब होता है, तो जब पेशियों को मतलब जब पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब इसका निर्माण हो जाता है एनर्जी के साथ साथ, और यही लैक्टिक अम्ल जो है मसल्स में स्टोर हो जाती हैं और यही ऐंठन या दर्द का कारण बनती हैं। तो गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर ये जो ऐंठन है इसमें आराम भी मिल जाता है। गर्म जल में स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो इस लैक्टिक अम्ल को भी जो कि हमारी मसल्स में दर्द का या ऐंठन का कारण बनती हैं, इनको ब्रेक डाउन करना है, इनको तोड़ना है। तो अपनी मसल्स को गुनगुने तेल से मालिश करिए या तो गर्म पानी से नहाइए। तो ये लैक्टिक अम्ल जो है हमारी मसल्स को जब ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से होने लगेगी तो ये लैक्टिक अम्ल ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी श्वसन प्रक्रिया के थ्रू बाहर निकल जाएगा और जल जो है हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा या हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें काम आ जाएगा। अब आगे क्या बताया गया है, आगे कुछ सांस को रोकने की ये सारी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्वसन या सांस लेने का क्या अर्थ होता है, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को
बाहर निकालना। तो श्वसन या सांस लेने का यही मतलब होता है कि हम जो ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अपनी बॉडी में लेते हैं और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्सीजन है उसको हम बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन की प्रोसेस किसे कहते हैं? तो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो ये अंतः श्वसन और उच्च श्वसन, अंतः से आपको समझ में ही आ रहा होगा, अंतः या इन मतलब अंदर लेना, अंदर हम ऑक्सीजन से रिच जो वायु होती है, एयर होती है, उसको लेते हैं और उच्च का मतलब बाहर निकालना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ऑक्सीजन को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को अंतः श्वसन और उच्च श्वसन क्रमशः कहते हैं। यह एक सतत प्रक्रम होता है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। तो ये प्रोसेस तो हर सेकंड हर क्षण होती है। कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। तो कोई भी व्यक्ति श्वसन जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या कहलाती है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथिंग इन अ मिनट इज टर्न्ड एज द ब्रीथिंग रेट। तो कोई भी व्यक्ति जो है एक मिनट में जितनी भी बार श्वसन लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, अपने श्वसन रेट को भी गिनकर। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। मतलब जो हम श्वसन करते हैं एक बार अगर उसको बोले तो उसमें हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही रहेगा एक श्वसन में। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। तो अब श्वसन रेट की बात की जाए, हमने यहाँ पर बताया कि एक मिनट में जितनी भी बार कोई व्यक्ति सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर या जो ब्रीथिंग की रेट है वो कहलाती है। तो ये कितना होता है यहाँ पर बताया गया है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में एक मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता है। तो जो रेस्ट टाइम में होता है, मतलब कोई भी अगर रेस्ट की पोजीशन में है, आराम कर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो श्वसन की रेट होगी, जो ब्रीथिंग रेट होगा वो 15 से 18 होता है। और अधिक व्यायाम करने के समय ये बदल जाता है। अधिक व्यायाम के समय ब्रीथिंग रेट 25 बार पर मिनट तक बढ़ सकता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ब्रीथिंग रेट पता होगा कि जब एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उस समय उसकी ब्रीथिंग रेट पर मिनट कितनी होगी? 15 to 18 टाइम्स होती है। और अगर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई ऐसा वर्कआउट कर रहा है जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, उस वक्त उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट होती है। तो ये तो रही ब्रीथिंग रेट की बात। अब यहाँ पे एक कॉलम बताया गया है कि सामान्य अवस्था में क्या ब्रीथिंग रेट होगी। आप 10 मिनट तक तेज चलिए, उसके बाद अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करिए। 100 मीटर दौड़ने के बाद अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करिए और विश्राम की अवस्था में। तो ये आप काउंट कर सकते हैं आसानी से, बस कंसंट्रेट करके अपनी सुनेंगे ब्रीथिंग को, तो काउंट करके इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कब किस वक्त कम या ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद क्या है? इसके बाद बताया गया है, यहाँ से देखते हैं, ये है
जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो मसल्स हैं, हमारी सेल्स हैं, हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आप तेज़ी से श्वसन क्रिया करते हैं। तेज़ी से श्वसन क्रिया करते हैं तो अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति आपकी बॉडी में होने लगती है और यह जो है भोजन के ब्रेक डाउन की रेट को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा जो है वो निर्मुक्त होती है। अब इसके बाद हम श्वास कैसे लेते हैं ये बताया गया है कि हाउ डू वी ब्रीथ। तो आगे हम जानेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं, किस प्रोसेस को से लेते हैं। तो सामान्यतः हम अपनी नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। तो इसके बाद बताया गया कि जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नासाद्वार से नासा गुहा में चली जाती है। तो नाक के थ्रू तो हमने क्या किया, जो एयर है उसको लिया नॉस्ट्रिल के थ्रू। उसके बाद ये नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ चला गया, हमारी नेसल कैविटी मतलब नासा गुहा में चला जाता है। फिर क्या है, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े में जाती है। तो नेसल कैविटी के बाद जो है वो जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ पर हमारे लंग्स में पहुँच जाएगी थ्रू द विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी, जिसे फेफड़ा या फुफ्फुस कहते हैं। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यहाँ आप ये चीज़ें जो इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं, ये आपकी नासा गुहा है, मतलब नेसल कैविटी है। नेसल कैविटी से हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस को अंदर लिया, नॉस्ट्रिल के बाद नेसल कैविटी आई, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई। यहाँ से ऑक्सीजन आ गई हमारी फेरिंग्स में या विंड पाइप में आ जाती है। ये विंड पाइप है। विंड पाइप के बाद ये हमारे फेफड़े में लंग्स में आ जाती है। तो हमारे फेफड़े ये दोनों साइड है, हमारे लंग्स में आ जाएगी ये एयर। तो यही चीज़ें बताई गई हैं। हमारे फेफड़े चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। चेस्ट कैविटी जो है हमारे फेफड़ों की रक्षा करती है बाहरी आघात से। तो दिस कैविटी इज सराउंडिंग बाय रिब्स ऑन द साइड्स। तो ये दोनों साइड हमारा जो लंग्स हैं, ये रिब्स कैविटी के अंदर जो है एक केज पिंजरे के अंदर जैसे जानवर को रखा जाता है, वैसे ही हमारी जो रिब्स होती हैं इन्हें अपने अंदर रखी होती है हमारी लंग्स को। इससे लंग्स सुरक्षित रहता है। तो अब क्या है, अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम। तो एक जो लार्ज मस्कुलर सीट होती है इसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, बाकी एक बार यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं चीज़ों को। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है। हिंदी में इसे मध्य कपट कहते हैं। यहाँ इमेज में आपको ये चीज़ दिख रही होगी, डायाफ्राम कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। तो ये हमारी डायाफ्राम जो है ये क्या करती है, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है इसको एक आधार प्रदान करती है। इसके बाद बताया गया है कि श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। तो ये जो हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है इसमें मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज, इन दोनों का मूवमेंट भी होता है, इन दोनों का मूवमेंट भी सम्मिलित होता है हमारी जो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसमें। इसके बाद बताया गया कि अंतः श्वसन के समय पसलियाँ हमारी रिब्स जो हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को या एयर को अपनी नेसल कैविटी के थ्रू अंदर लेते हैं, जब हमारे लंग्स में आता है एयर, तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम अंतः श्वसन कहते थे या इनहेलेशन की प्रोसेस कहते थे। तो इनहेलेशन के समय क्या होता है कि हमारी जो रिब्स हैं वो भी मूव होती हैं, वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, और हमारा जो डायफ्राम है वो बिल्कुल इसके रिवर्स गति करता है, नीचे की ओर गति करता है।
यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। इसके बाद जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस हुई, मतलब जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस के समय क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं अब ये उल्टा गति करेंगी, अब ये नीचे की ओर और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि हमारा डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, दोनों टाइम जो है एक दूसरे के रिवर्स वर्क कर रही हैं। इन वाले में बाहर की साइड हमारी रिब्स गति करेगी और ऊपर की साइड, और डायफ्राम नीचे की साइड, और एक्सहेलेशन के समय हमारी रिब्स जो है वो अंदर की ओर और नीचे की ओर, जबकि डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर गति करेगा। तो इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है। तो ये हमारी लंग्स को एक तरह से सपोर्ट करती हैं, लंग्स के वर्क को आसान बनाती हैं, थोड़ा वायु को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस में, हमारे रिब्स और डायफ्राम। तो यहाँ पर ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रोसेस भी दी हुई है। ये हमारा अंतःश्वसन है। तो अंतःश्वसन में आप देख रहे होंगे कि जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर गति करने लगता है और जो रिब्स हैं ये बाहर की ओर गति करने लगती हैं, और इससे अब क्या हुआ, ये एयर आसानी से अंदर आ जाता है हमारे लंग्स में। और उसके बाद जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हमारी जो रिब्स हैं वो अंदर की साइड इनका मूवमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये लंग्स में एक प्रेशर क्रिएट करेंगी। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आसानी से लंग्स से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव भी कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को अपने उदर पर रखिए और अपनी गति को अनुभव कर सकते हैं, जो ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रोसेस है। इसको धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। तो लोगों को धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है। इससे हमारे लंग्स जो हैं वो वक्त से पहले ख़राब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये लंग्स जो है ये हमें ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम कर रही है। तो इसका सुचारू रूप से कार्य करना बेहद ही ज़रूरी होता है हमारी लाइफ के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। श्वसन की क्रियाविधि किस तरह से हमारा लंग्स वर्क करता है, उसे आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी करके देख सकते हैं लंग्स के कार्य को। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अपने स्कूल के टाइम में आप ये सभी चीज़ें किए होंगे। हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे अब कि उच्च श्वसन मतलब जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो आगे वही चीज़ें दी गई है कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी बाहर निकालते हैं। तो अब आगे बताया गया है कि हम क्या क्या अंदर लेते हैं और क्या क्या बाहर लेते हैं। तो अंतः श्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज होता है, अब आप वो भी देख लीजिए। ये परसेंटेज भी कई बार पूछ लेता है। तो हम जो हमारी वायु होती है उससे 21% ऑक्सीजन जो है वो इनहेलेशन के थ्रू अंदर ले जाते हैं अपने लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ अंदर जाती है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो जो वायु हम इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है। ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत माइनर अमाउंट में होता है 0.04%। अब इसके बाद हम जो एक्सहेलेशन के थ्रू अपने मुख से वायु को निकालते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीजन होता है। उसमें 16.4% ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं
और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे होंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो सिर्फ 0.04% है, लेकिन हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारी बॉडी के थ्रू कितने % ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देख रहे होंगे 21% तो हमने ऑक्सीजन को लिया अंदर और 16.4% ऑक्सीजन को बाहर निकाला। तो आप 21% में से 16.4% ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे तो इतनी, उसके बाद जो ऑक्सीजन का अमाउंट बचेगा वो हमारी मसल्स, हमारी बॉडी, हमारी सेल्स में रहता है हर वक्त। तो उतना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हर वक्त संचित रहता है। अब ये तो हमने ह्यूमन का जो ब्रीथिंग रेट था या ब्रीथिंग प्रोसेस थी वो जाना। अब इसके बाद अन्य जंतुओं में भी जो श्वसन की प्रोसेस होती है, जो श्वसन होता है, वो चीज़ जान लेते हैं जो ब्रीथ होता है अन्य जंतुओं में भी। तो आ जाते हैं आगे। आगे दिया हुआ है कि जो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े, लंग्स होते हैं। तो ये भी जानवर जो हैं, जो हाथी, शेर इत्यादि हैं, ये भी मनुष्य के थ्रू लंग्स के द्वारा जो है श्वसन, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो करते हैं। लेकिन ये जीव श्वसन कैसे करते हैं, इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं। तो ये चीज़ें आगे बताई गई है। तो कॉकरोच की बात सबसे पहले की जाए तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। तो यहाँ पे कॉकरोच की बात की जा रही है। कॉकरोच किस तरह से ब्रीथ करता है वो बताया गया है आपको। तो अर्थवॉर्म जिसे कॉकरोच कहते हैं, तो इसको जानते हैं। यहाँ पर क्या है, रिकॉल, ये हमने चैप्टर 9 में भी क्लास 6 के पढ़ा हुआ था अर्थवॉर्म। वहाँ पर हमने अर्थवॉर्म को देखा था, कॉकरोच को देखा था, तो केचुआ, इन सभी को वहाँ पे हमने देखा था। इनकी ब्रीथिंग रेट को भी देखा था। कॉकरोच को जाना जाए तो सबसे पहले कॉकरोच को जानते हैं, अर्थवॉर्म को इसके बाद जानेंगे। तो कॉकरोच क्या है? अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो यहाँ पे यही लिखा गया, इसके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। तो जो अदर इंसेक्ट होते हैं उनकी भी बॉडी में ऐसी ओपनिंग जो है होती है। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, इसे स्पाइरेकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो इनमें जो है ट्रैकिया होती है गैस एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन रिच एयर रसेज थ्रू जो स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tube and moves out through spiracles. These air tubes or trachea are found only in insects and not in any other group of animals. तो ये जो कॉकरोच है ये ट्रैकिया के थ्रू श्वसन की प्रोसेस करता है। यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, जो श्वास प्रणालियाँ वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो ये एयर ट्यूब या ट्रैकिया होता है ये ओनली इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट जो है इन ट्रैकिया के थ्रू, इन एयर ट्यूब्स के थ्रू जो है वो ब्रीथिंग की प्रोसेस को करता है। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब आगे केचुए के बारे में बताया गया है। तो क्लास 6 में हमने केचुए के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था
यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि जो केचुआ है वो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। तो जो अर्थवॉर्म है ये ब्रीथ थ्रू दियर स्किन, ये अपनी स्किन के द्वारा ब्रीथिंग की प्रोसेस को करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है, इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मी होते हैं। तो मेढक में भी लंग्स होता है, ये अपने लंग्स के थ्रू भी ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं, उसके साथ साथ ये अपनी स्किन के थ्रू भी श्वसन क्रिया को करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन में आर्द्र और श्लेष्मी आवरण होता है, जैसा कि केचुए में देखने को आपको मिल रहा है। तो केचुआ हो गया, मेंढक हो गया, ये जीव जो है ये अपनी स्किन के थ्रू भी श्वसन की क्रिया को करते हैं। अब इसके बाद बताया गया है कि जो जल में जीव रहते हैं वो श्वसन की प्रोसेस को कैसे करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से पाते हैं, ये चीज़ें बताई गई है। तो जो जल में जीव हैं, जीवन के लिए श्वसन की क्रिया तो जरूरी ही है। तो ऐसे अनेक जीव जो जल में रहते हैं वे जल में श्वसन कैसे करते हैं, ये भी हमने 6th क्लास में डिस्कस किया हुआ था उसी चैप्टर में। तो मछलियों में जो क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये जल में ऑक्सीजन घुली होती है, मतलब जो वाटर होता है उसमें एयर्स होते हैं। तो मछलियाँ जो हैं अपने गिल्स के थ्रू जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में मतलब जल में जो घुली ऑक्सीजन होती है ये अपने गिल्स से या क्लोम के थ्रू लेती हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, इनके जो गिल्स होते हैं वो इनके स्किन से बाहर की ओर निकले होते हैं। इसके बाद बताया गया है कि क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस एक्सचेंज में सहायता करते हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं इनके क्लोम, इनके गिल्स में ब्लड वेसल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हेल्प करती हैं इनको ब्रीथ करने में, गैस को एक्सचेंज में। तो ये इनके गिल्स को आप देख भी सकते हैं, ये इनके क्लोम से इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना होता है इनकी बॉडी के बाहर फेस के पास में। तो यही है श्वसन अंग, मतलब मछलियों का जो श्वसन अंग है वो क्लोम या गिल्स है। अब बताया गया है कि क्या प्लांट भी श्वसन की प्रोसेस करते हैं, तो हाँ करते हैं। हमने ये भी 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था कि पेड़ पौधे भी जो ये ब्रीथिंग की प्रोसेस है ये करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन्हीं की वजह से तो इसी श्वसन की प्रोसेस के थ्रू तो हमें वायु मिलता है। ये पेड़ पौधे अपनी श्वसन क्रिया के थ्रू क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने श्वसन की क्रिया के थ्रू निकाला वो ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो जिससे जो ये साइकिल है, ये चक्र है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को पेड़ पौधों के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। तो प्रत्येक अंग जो है इनका इस प्रोसेस को कर सकता है। जो प्लांट होती है उसकी पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। तो प्लांट्स की पत्तियां जो हैं वो गैस एक्सचेंज का कार्य करती हैं। तो इनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रंध्र किससे कहते हैं, तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ही रंध्र कहा जाता है, जिसके द्वारा ये पेड़ पौधे जो हैं गैस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। अब आगे बताया गया है कि पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी में जो ऑक्सीजन संचित होता है
वो जो है वहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद बताया गया है कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी जो है वो श्वसन की क्रिया के थ्रू ही मिलता है, इसलिए सभी जीवों के लिए श्वसन की क्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये रहा हमारा चैप्टर। आगे समरी को देखने से पहले चैप्टर के लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दी रहती है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एक बार इसी को मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर अस ऑक्सीजन इज एसेंशियल बट फॉर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट यूज इट ऑक्सीजन इज टॉक्सिक। उनके लिए ऑक्सीजन क्या है, टॉक्सिक हो सकता है। इनफैक्ट फॉर ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इट मे बी डेंजरस टू ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम तक आप प्योर ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब आ जाते हैं चैप्टर की समरी पर। एक बार समरी को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में बता देती हूँ, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा आपके स्क्रीन में। तो सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि जो रिस्पिरेशन है वो इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिलीज एनर्जी, ये रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो रिस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी फूड रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज करता है, ये भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। फिर बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। फिर थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इनटू द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। If the breakdown occurs without the use of oxygen, the respiration is called anaerobic respiration। तो ये चीज़ें हमने ऊपर अच्छे से समझा भी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल्स इज इनसफिशियंट फूड ब्रेकडाउन इज बाई एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो उस वक्त हमारी मसल्स क्या करती है, फूड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस को इन एरोबिक मतलब एनारोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू करती है, विदाउट एयर के करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव्स आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द रिस्पायरेटरी ऑक्सीजन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज वैरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वैरी करता रहता है। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपैंड एंड देन कम बैक इनटू ओरिजिनल स्टेट एज द एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इंक्रीज्ड, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन। तो जो बफेलो है, काउ है, डॉग है, इन सभी का बिल्कुल जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो हम ह्यूमन की तरह होता है। फिर अर्थवॉर्म की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि इन अर्थवॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। In fishes it takes place through gills and in insects through the trachea। तो ट्रैकिया सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ये हमने देखा, जिनके थ्रू इंसेक्ट्स जो है ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं।
फिर जो लास्ट पॉइंट है वो प्लांट के लिए है कि इन अ प्लांट द रूट्स टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, लीव्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेज. द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट सेल्स इज सिमिलर टू दैट इन अदर लिविंग बीइंग. तो ये चीज़ें हमने पहले भी 6th क्लास में प्लांट वाला तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो प्रोसेस होती है फूड के ब्रेक डाउन की और इन्हें एनर्जी कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें. तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर की समरी रही. इसके साथ साथ ही इस चैप्टर को भी हमने फिनिश कर लिया है. अब कल इसके आगे के चैप्टर को देखेंगे. तो कैसा लगा वीडियो समझ में आया हो आपको तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा लगा हो तब भी, और कुछ समझ में ना आया हो तब भी. अच्छा लगा करे तो कमेंट ज़रूर किया करिए. आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ और अच्छा करने के लिए. और इससे ये तो समझ में आ जाए कम से कम कि जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं. तो कमेंट ज़रूर किया करिए, अच्छा या बुरा जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको फील हो वो ज़रूर किया करिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.